M1 के लिए बेटा हमारे पास एक वीक है, तो लिहाजा M1 पे दोबारा फोकस करते हैं। सारी चीज़ों को रिकॉल करें आप बैक के। M1 में हमने कॉन्सेप्ट जो किया था वो वाला हमने करना है। अब अक्टूबर नवंबर 41, मैं अब 2022 के पेपर्स की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि 23 के मैंने सारे पेपर आपको करवा दिए हैं। वो सारे जो है ना उधर वीडियोस में भी हैं, तो आप अपने M1 के 2023 के पेपर सॉल्व करना शुरू करना है। जिसमें प्रॉब्लम हो आपने उधर से वो देख लेना है, और अगर फिर भी कोई मसला हो तो फिर मैं जो है ना आपको बता दूंगा। कोई ऐसा इशू नहीं है। अब जो है ना सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना है, तो ये वाली चीज़ें होती रहती हैं, कोई मसला नहीं है। अगर पेपर दोबारा भी लिया जाएगा तो हम जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो दोबारा भी ए स्टार ही लेगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। देखो, जब भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आएगा, ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर आपने अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाना होता है। लेट्स सी ये वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इसके राइट साइड पे बनाना है एक्स एक्सेस, और लेफ़्ट साइड पे हमने अपने उसी सिस्टम को ही फॉलो करना है। तो ये 5-5 नंबर का बेटा ये इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन आता है। एक आपने बिल्कुल ऊपर की तरफ बनाना है और एक आपने बिल्कुल नीचे की तरफ बनाना है। तो यहाँ पर जो है ना ये एरो ऊपर की तरफ लगा दिया करें, एक एरो नीचे की तरफ लगा दिया करें। सबसे पहले देखो, इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के राइट पे फोर्स 22 न्यूटन लग रही है, तो यहाँ पर 22 न्यूटन बेटा यहाँ पे फोर्स लगा दो। क्या इसमें 16 न्यूटन एंगल बना रही है, तो इसके ऊपर रेजोल्यूशन होगी। एक फोर्स जो है ना ये 16 जो है ना कॉज 55 की जो है ना बेटा राइट पे फोर्स लगेगी, तो एक एरो और लगाओ और यहाँ पर आप 16 कॉज 55 डिग्री, यहाँ पर ये 55 जो हमारे पास लग गया। अब इस पॉइंट के राइट वर्ड दो फोर्सेस मैंने आइडेंटिफाई कर ली, एक 22 न्यूटन और एक 16 कॉस 55। अब लेफ़्ट साइड को मैं चेक करूँगा। लेफ़्ट साइड के ऊपर मेरे पास जो है ना यहाँ पर जो है ना ये P न्यूटन की फ़ोर्स है, तो इसका मतलब है कि इसने एक वर्टिकल कंपोनेंट बनाना है। यहाँ पे एक आपके पास यहाँ पर बेटा जी बन जाएगा P कॉस 25 डिग्री। ये इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के लेफ़्ट पे है, तो यहाँ पर आप एक एरो लगाएंगे और यहाँ पर आपने P cos 25 डिग्री लगा देना है। अब हमने नीचे की तरफ फोर्स देखनी है, तो नीचे की तरफ जो फोर्स है ये P साइन वाली होगी। यहाँ पर आप लिख दो, इसको आप रिजॉल्व कर दें, दिस इज़ P साइन 25 डिग्री। तो यहाँ पर नीचे वाले एरो के साथ आप P साइन 25 डिग्री बेटा जी यहाँ पर लगा दें। अब ऊपर वाले हिस्से में फोर्सेस दो लग रही हैं, एक ये Q न्यूटन है, तो यहाँ पर आप Q न्यूटन भी लिखो कि Q भी ऊपर लग रही है और आपकी 16 साइन 55 भी ऊपर लग रही है। पहले नीट एंड क्लीन अपनी जो है ना ये वाली डायग्राम आपने बनानी है, मेन डायग्राम को गंद नहीं मारना। अब देखो मैंने सारा कुछ कर लिया। अब मैंने जब सिस्टम रिजॉल्व हो गया तो अब हॉरिजेंटल फोर्सेस को मैं फोकस करूँगा। हॉरिजेंटल फोर्सेस के लिए आपने हॉरिजेंटल एरो लगाना है यहाँ पे और लिखना है कि जी लेफ़्ट साइड इज़ इक्वल टू राइट साइड। अब लेफ़्ट साइड पे इस पॉइंट के राइट इज़ इक्वल टू लेफ़्ट, इसके राइट पे जितनी फोर्सेस होंगी उनका सम इज़ इक्वल टू लेफ़्ट साइड पे फोर्सेस। एक है तो फोर्स नहीं ज़्यादा होंगी तो सम कर देंगे। तो दिस इज़ P cos 25 डिग्री इज़ इक्वल टू राइट साइड पे दो फोर्सेस हैं, एक 22 है बेटा, दूसरी आपके पास 16 cos 55। तो अब आपने यहाँ से P को अगर आप सब्जेक्ट बना लें, आप फर्स्ट इक्वेशन से P को बेटा सब्जेक्ट बनाएं, तो दिस वुड बी 22 प्लस 16 cos 55 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 25। अब यहाँ पर जो है ना मैं P की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। अगर आप कैलकुलेटर उठा लो बेटा तो ये बताओ P की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, क्योंकि इसमें तो सब कुछ है। 22 प्लस 16 cos 55 करो और डिवाइडेड बाई cos 25 करें, क्या आंसर आ रहा है? कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। तो M1 जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना है ना, चीज़ें क्लिक करनी है, तो ये 45 से ऊपर का पेपर कंपोनेंट इंशाल्लाह आप लोगों का होना है। कैलकुलेशन कर रही वाली ना बेटा? 34 कितना आया? डिग्री में देना है ना? जी जी डिग्री में बताओ। 84। 84?
34। अच्छा 34, शायद गलत हो, मुझे नहीं पता। नहीं 34 ठीक है, मार्क्स के में 34.4 आपके पास ही न्यूटन आ रही है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने जो है ना बेटा जी आंसर देना होता है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख लिया करें। कैलकुलेटर जो भी आंसर दे आपने वो उसके साथ जो है ना फिर आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ना यहाँ पे आपने कर देने हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ आ गई। अब आपने वर्टिकल फोर्सेस को देखना है। वर्टिकल फोर्सेस के साथ ऐसे एरो लगा लिया करें कि जी वर्टिकल फोर्सेस में कितनी फोर्सेस हैं। आपने देखना है 2 फोर्सेस हैं, Q और 16 साइन 55। तो यहाँ पर आप बेटा जी वर्टिकल फोर्सेस में लिख दें कि भाई 2 फोर्सेस ऊपर लग रही हैं, एक Q न्यूटन है और दूसरी आपके पास 16 जो है ना साइन 55 डिग्री है। देन दैट इज़ इक्वल टू P साइन 25 डिग्री। P साइन 25 डिग्री, हमने P और Q दोनों की वैल्यू निकालनी है। P की वैल्यू हम निकाल चुके हैं बेटा 34.4 और आगे आप जो है ना ये लिख दें साइन 25 डिग्री। और यहाँ से मुझे Q चाहिए, तो ये पूरा फैक्टर जाकर उधर माइनस हो जाएगा। तो ये आपका जो 16 साइन 55 डिग्री है इसने माइनस हो जाना है। अब अगेन कैलकुलेटर बेटा अपना उठाओ, 34.4 डिग्री को साइन 25 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से 16 साइन 55 माइनस कर दो, तो क्यू का आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से करें। मार्क स्कीम के अकॉर्डिंग बेटा जी ये वाला इसका आंसर आपका आना चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक 1.43, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। लेकिन आप उससे पहले वाला आंसर भी बताओ। वो जो डेसिमल आपका कैलकुलेटर होता है वो आपके ज़्यादा 4-5 डेसिमल दिखाता होता है। तो पहले आपने वो 1.43 बला 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 4-5 डेसिमल होंगे वो दिखा के फाइनल में 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने आंसर दिखा देना है 1.43 न्यूटन। फिर समझ आया? हैदर समझ आया बेटा आपको? जी सर। देखें आपके पास कोप्लेनर फोर्सेस थी, इसमें सिस्टम आपका फोर्सेस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर होती हैं। आपने अपना एक्सिस सिस्टम बनाना है बेटा। एक्सिस सिस्टम के राइट पे, लेफ़्ट पे, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस का सिस्टम आपने बना देना है। तो इसके राइट पे देखा 22 न्यूटन थी, 16 55 का एंगल बना रहा था, तो 16 कॉस 55 और 16 जो है ना साइन 55, इसके 2 कंपोनेंट रफ वर्क में आपने बना देने हैं। फिर यहाँ पर एग्जामिनर को आपने बेहतरीन करके अपना ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाना है, एक्स एक्सिस वाला। एक्स और वाई नहीं लिखना, बस उसमें एरोज़ लगाने हैं। तो ये सिस्टम ही एग्जामिनर को डिस्क्राइब कर देगा कि हमारे 5 मार्क्स बेटा पूरे के पूरे हो चुके हैं, तो उसमें कुछ भी मसला नहीं होना। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना बेटा जी 2 पे आ जाओ। पेपर कौन सा है? जी पेपर ये 41 नवंबर 22। अब मैंने इस वीक में, क्योंकि 23 के मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, अब 2022 के मैंने पेपर्स करवाने हैं ये 7। कोशिश यही है कि ये सातों के सातों पेपर हम कर लें। 41, 42, 43 नवंबर, इसी तरह जून और इसका फेब मार्च। 23 के सारे पेपर मैंने सॉल्व करके उधर अपलोड कर दिए हैं। तो अब आप पहले 23 अपना कंप्लीट करो। लास्ट वीक सब ने किया था, जिन्होंने नहीं किया था तो वो 23 पहले अपना कंप्लीट करे, फिर 22 कंप्लीट करे, तो इंशाल्लाह 45 प्लस जो है ना आपका ये वाला कंपोनेंट रेडी हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बस समझना है। और आपके सामने एक स्मूथली पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसी तरह से ही आपने पेपर सॉल्व करना है। अब स्मॉल स्मूथ सफेयर A and B of equal radius and masses 6 kg and 2 kg respectively lie on a smooth horizontal plane. Initially A is moving towards B with speed. This momentum का क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर जो है ना पहले एक बॉडी अपना जो है ना वो A बना लिया करें कि जी ये बॉडी हमारे पास A है, उसका मैस कितना है 6 kg है, तो डायग्राम के अंदर उसका मैस भी दिखा दिया करें। और स्टार्ट में इसकी जो स्पीड है A की वो भी हमें गिवन है कि वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रहा है टू द राइट। तो अब यहाँ पर एरो टू द राइट दिखा देना है। इट्स अ स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन। इनिशियली A इज़ मूविंग टुवर्ड्स B विद स्पीड 5 एंड B इज़ मूविंग टुवर्ड्स A। अब ये ख़ास ख्याल रखना है, B अपोजिट आ रहा है, तो B की स्पीड इधर है एरो, तो मोमेंटम में नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इसका मास बेटा जी 2 kg है और इसकी स्पीड जो है ना, क्योंकि ये स्पीड 3 मीटर के साथ आ रहा है,
तो अब u की जो स्पीड होगी, b वाले बॉडी की जो स्पीड होगी, ये बॉडी b है तो ये नेगेटिव लिखनी है आपने। दिस इज़ -3 मीटर/सेकेंड। जब इनका कोलिजन हो जाता है, आफ्टर द स्फीयर कोलाइड बोथ बी ए एंड बी मूव इन द सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन में है तो अब नेगेटिव का चक्कर नहीं होगा। तो यहाँ पर लेट्स सी आपके पास ये बॉडी ए है और यहाँ पर बेटा जी ये बॉडी आपके पास बी है। दिस इज़ योर बॉडी ए। मैस कभी भी चेंज नहीं होता, तो मैस सेम लिखो एज 6 kg, और दूसरे बॉडी का मैस आपका 2 kg है, तो बी इज़ ऑफ 2 kg, ए इज़ ऑफ 6 kg। व्हाट अबाउट द वेलोसिटीज़? सेम डायरेक्शन एंड द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द स्फीयर इज़ 2 मीटर/सेकेंड। इन दोनों में जो डिफरेंस है, लेट्स सी जो वी ए है, मुझे इसकी स्पीड का कोई पता नहीं है, और जो बी की है उनका डिफरेंस 2 है। तो इफ़ आई से कि डिफरेंस अगर 2 है तो वी बी की जो स्पीड होगी वो वी ए में अगर मैं +2 कर दूं तो ये बी की, क्योंकि वी बी और वी ए का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो वी बी माइनस वी ए अगर 2 है, इफ़ द डिफरेंस एंड द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द स्फीयर इज़ 2 मीटर/सेकेंड, ये दो स्फीयर की स्पीड का डिफरेंस 2 है। मतलब अगर ये 6 है तो ये 4 है, ये 8 है तो ये 6 है, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल्स 2। तो वी बी आपके पास जो है ना, आप कहेंगे कि जी वी ए +2 हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास जो सिस्टम होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो जस्ट फार्मूला अप्लाई कर दो, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू बेटा m1v1 प्लस m2v2। दिस इज़ द फार्मूला। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो पहले का जो मैस है वो 6 है और उसकी जो स्पीड है बेटा वो 5 है, प्लस दूसरे का जो मैस है वो 2 है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो -3 है। तो यू हैव टू राइट -3 एज वेल। अब जो आपका जो दूसरा है उसका मैस तो 6 है, मैस तो चेंज नहीं होता, इनटू वेलोसिटी हमें ए वाले का पता ही नहीं है। अब जो बी है, दूसरा मोमेंटम है m2, उसका जो मैस है वो तो 2 है, लेकिन उसकी जो स्पीड है, बी वाले की जो स्पीड है वो वी ए +2 है। क्योंकि दोनों का डिफरेंस 2 था तो मुझे एक की स्पीड अगर चाहिए, लुक, if the difference of the two sphere have a mass of 2, then the mass of the speed of b is equal to va +2. So I can write the difference in the term of vb as va +2. Now solve this equation और हमारे पास va की वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी। तो 6 5 जो है ना हमारे पास जो है ना बेटा जी, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे तो 30 आएगा, 3 - 2 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू जो है ना ये 6 va हो जाएगा, प्लस जो है ना दिस विल बी लाइक 2 va and plus 2 times 2 4, तो 6va plus 2va, दिस इज़ योर 8va सॉरी, the va की स्पीड है। 30 में से 6 माइनस करो, इट वुड बी 24। इस 4 को, अभी इधर 4 है, 4 को भी उधर ले जाकर माइनस कर दो, 24 - 4 डिवाइडेड बाई 8 विल बी द स्पीड ऑफ द बॉडी a। तो 24 में से 4 माइनस करो तो बेटा जी 20 आएगा, और 24 - 4 आपके पास 20, हमने सॉरी ये वी बी की स्पीड है, वी ए प्लस वी बी गैप हो गया। तो अब आपके पास ये कैलकुलेटर से निकालो, 24 - 4 20/8 इज इक्वल टू वी ए। 8 2s are 16, तो जो हमारे पास वी ए की वेलोसिटी बेटा जी आनी चाहिए वो 2.5 आनी चाहिए। तो दिस इज़ 2.5 मीटर/सेकेंड। मैंने वी ए की स्पीड निकाल दी। अब जो वी बी की स्पीड होगी वो कैसे निकालोगे? देखो, वी बी आपने कहा था वो तो सर दोनों का डिफरेंस है, वी ए +2। तो अब वी ए की स्पीड अगर आपने बेटा जी 2.5 निकाल ली है तो प्लस इसमें 2 डाल दो, तो ये आपके पास 4.5 मीटर/सेकेंड वी बी की स्पीड आ जाएगी। हमने एक्चुअली लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द कोलिजन हमने निकालना है। तो ये टकराने से पहले का सिस्टम है। अगर मेरे पास इस बॉडी की भी स्पीड है, इसकी भी स्पीड है, इसकी टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा। इस सिस्टम के अंदर मेरे पास अब दोनों की वेलोसिटीज़ आ चुकी हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यू कैन से कि सिस्टम में टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी और बाद में टकराने वाली टोटल काइनेटिक एनर्जी, दोनों का डिफरेंस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यू कैन सिंपली से कि अगर हमें लॉस चाहिए, तो लॉस अगर आपको चाहिए ऑफ काइनेटिक एनर्जी का, तो आप कहेंगे कि जी टोटल आपके पास जो है ना काइनेटिक एनर्जी और टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस लेंगे।
तो आपने कहना है कि भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले माइनस टोटल काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद, ये बिफोर कोलिजन and this would be for after collision. तो it will give you the loss of kinetic energy. टोटल काइनेटिक एनर्जी, अब मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी इसको मैं 1 बोल देता हूँ, पहले वाली हाफ mv²। पहला बॉडी जो है ना उसका मैस बेटा 6 है, उसकी स्पीड 5 है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो, प्लस हाफ mv² अगेन, तो 1/2m, उसका मैस जो है ना 2 है, उसकी स्पीड -3 है, और स्क्वायर करने से पॉजिटिव हो जाएगी। तो पहले आप जो है ना टकराने से पहले वाली 5 का 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3, 2 से यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल गिव यू 84 जूल। तो सिस्टम टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी 84 जूल है, और काइनेटिक एनर्जी जो है ना टकराने के बाद की भी निकाल लो। अब बाद की दोनों स्पीड हमारे पास आ चुकी हैं। एक स्पीड हमारे पास 2.5 है, देखो ये टकराने के बाद की स्पीड 2.5 है, और फिर दूसरे बॉडी की 4.5 है। तो आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल लो इसकी, तो मैस तो 6 ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। अब इसकी टकराने के बाद स्पीड 2.5 है, इसका स्क्वायर प्लस जो है ना दिस इज़ 1/2, मैस इसका 2 है, और टकराने के बाद बेटा जी 4.5 इसका स्क्वायर है। इसका सम लो और हाफ m कैलकुलेशन करो, तो आपके पास टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए 39 जूल। अब लॉस क्या होता है? लॉस इज़ द डिफरेंस। हमारे पास पहले वाले सिस्टम की 84 जूल है, काइनेटिक एनर्जी 84 जूल माइनस 39 जूल, तो 84 माइनस 35 विल गिव यू 45 जूल इज़ द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। यही काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, एंड वी कैलकुलेटेड द लॉस। कोई प्रॉब्लम? हैदर खिजर बच्चों, दो बॉडीज़ थे, देखो दोनों बॉडीज़ ने एक दूसरे को कोलाइड किया, ए बी की तरफ जा रहा था, बी ए की तरफ आ रहा था। ए की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड थी, बी की जो वेलोसिटी है वो -3 मीटर पर सेकंड थी। दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर गए, एंड देन ए एंड बी, और हमारे पास जो है ना टकराने के बाद जो है ना ये वाला सिस्टम बन गया। दैट्स इट। क्लियर अलीना? जी। क्वेश्चन को समझें, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए बेटा। अब यहाँ पर देखो, जब भी रेजिस्टेंट फोर्स वाला क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है, रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ होती है। अब सबसे पहले ये चेक करना है कि माँ ज़ीरो तो नहीं हो रही। कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया है, तो भाई हमारी माँ ज़ीरो हो चुकी है। राइट साइड पे मैस इनटू एक्सेलरेशन बिकम ज़ीरो, तो अब आपके पास सिर्फ आर एफ बच गया। तो यहाँ पर आप सिर्फ आर एफ बताओगे। अब फिर सोचोगे कि आर एफ क्या होता है? सर जो आर एफ होता है वो रिजल्टेंट फोर्स होती है। अब वो तो ज़ीरो है, लेकिन आर एफ इट सेल्फ ड्राइविंग फोर्स माइनस जो है ना एफ आर फ्रिक्शनल फोर्स के डिफरेंस के इक्वल होती है, एंड दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1400, अब आपके पास 1400 की रेजिस्टेंस है, एफ आर है, तो मेरे पास ड्राइविंग फोर्स तो नहीं है, तो मैं यहाँ पर 1400 लिख दूंगा, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो माई ड्राइविंग फोर्स इज नाउ बिकम 1400 न्यूटन। तो यहाँ से ड्राइविंग फोर्स है, पावर निकलवानी है उसने। पावर का फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए। पावर का फार्मूला होता है ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ड्राइविंग फोर्स हमने निकाल ली बेटा जी 1400 है, वेलोसिटी गिवन है 28 मीटर, तो 1400 मल्टीप्लाइड बाय 2800 को बेटा जी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास पावर आ जाएगी 39200। इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो। अगर आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 39.2 किलोवाट इज़ द पावर, रिक्वायर्ड पावर, जो कि हमने सॉल्व कर ली। रिजल्टेंट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स मास टाइम एक्सेलरेशन। तो जब आपने चेक करना है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है कि नहीं है, तो आप क्वेश्चन में ढूंढो देयर मस्ट बी अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड विल मेक योर एक्सेलरेशन ज़ीरो, तो राइट साइड बेटा जी ज़ीरो हो जाएगी। नाउ द कार नाउ ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड अप अ हिल inclined an angle theta to the horizontal where sin theta given, engine working at this power, find this speed। अब सबसे पहले आपने अपनी जो है ना बेटा इंक्लाइन प्लेन बनानी है। इंक्लाइन प्लेन के अंदर आपने थीटा लिखना है, दैट इज़ योर थीटा।
और यहाँ पर जो है ना कोई कार है, अ कार नाउ ट्रैवल, सो कार इसके ऊपर जो है ना ट्रैवल कर रही है, तो कार आपने बना देनी है, अगर बना सकते हो तो कार दिखाओ। कार दिखाने के बाद कार जैसी भी बने ऐसे जो है ना कार दिखा दिया करो कि भाई ये वाली कार है। अब लेट्स सी ये कार मूव कर रही है और इसके ऊपर अप हिल ऊपर जा रही है, ये गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है कि ड्राइविंग फोर्स इसके ऊपर ऊपर लग रही है, तो इसके ऊपर जो है ना इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। सो कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है तो फिर आपका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया। यहाँ पर जो है ना अपनी रिजल्टेंट फोर्स लिखा करो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। फिर चेक करो कहीं एक्सेलरेशन ज़ीरो तो नहीं है। यस सर, ड्यू टू कांस्टेंट स्पीड एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। इफ़ योर एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो तो राइट साइड पे मास टाइम एक्सेलरेशन बिकम ज़ीरो, तो अगेन रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास फिर वही चीज़ बन गई, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू ज़ीरो। अब जब रिजल्टेंट फोर्स आपके पास ज़ीरो है तो अब आपको पता है कि रिजल्टेंट फोर्स जो होती है हमारे पास ड्राइविंग फोर्स माइनस एफ आर। एफ आर का मतलब है रेजिस्टिव फोर्सेस। अगर एक फोर्स होगी फ्रिक्शन वाली तो रेजिस्टिव फोर्स, अगर ज़्यादा फोर्सेस होंगी तो रेजिस्टिव फोर्सेस। तो यहाँ पर एफ आर पहले ढूंढो, एफ आर कौन कौन सी हैं, क्या एक फोर्स है कि या ज़्यादा फोर्सेस हैं। सर इसमें रेजिस्टिव फोर्स तो एक 1400 थी। दूसरी रेजिस्टिव फोर्स कौन सी है जी, दूसरी आपके पास है उसका अपना वेट और उसका कंपोनेंट जो कि एम जी साइन थीटा होता है। अब आप कहेंगे सर ड्राइविंग फोर्स तो हमें चाहिए क्योंकि हमने स्पीड निकालनी है पावर के साथ, तो पहले ड्राइविंग फोर्स निकालनी है। अब फ्रिक्शनल फोर्स एक नहीं है, अब फ्रिक्शनल फोर्स एक तो 1400 की इसके ऊपर लग रही है, दूसरा इसके ऊपर इसका अपना वेट का कंपोनेंट भी लग रहा है, दैट इज़ एम जी साइन थीटा। सो एफ आर की जगह पे आप लिख दोगे कि सर यहाँ पर इसमें से 1400 भी माइनस होएगा और प्लस इसमें से एम जी साइन थीटा भी माइनस होगा। तो याद रखो जब भी रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स मास टाइम एक्सेलरेशन, इट मीन कि जब आप इसमें न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हो तो न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करने के बाद आपने चेक करना है कि कहीं एक्सेलरेशन ज़ीरो तो नहीं है। अगर आपकी स्पीड क्वेश्चन में कांस्टेंट है तो इट मीन कि योर एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, तो राइट साइड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स बिकम ज़ीरो बिकॉज एक्सेलरेशन ज़ीरो ड्यू टू कांस्टेंट स्पीड, तो आर एफ आपके पास ज़ीरो हो जाता है। अब आर एफ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इज द रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स इज द डिफरेंस ऑफ द टू फोर्सेस, मीन्स द ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टिव फोर्सेस। अगर यहाँ पर क्लियर होता कि एक ही फोर्स है फ्रिक्शन वाली तो एफ आर को मैं शॉर्टकट में बोलता ये फ्रिक्शन फोर्स है। व्हेन यू सी देयर आर मोर अपोजिंग फोर्सेस तो आर एफ स्टैंड फॉर रेजिस्टिव फोर्सेस। तो आप अपने क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लिया करो कि भाई इसके अंदर कौन सी रेजिस्टिव फोर्सेस हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टिव फोर्सेस 1400 वही है और हमारे पास एम जी साइन थीटा भी है बेटा। अब यहाँ पर पहले ड्राइविंग फोर्स निकालते हैं, तो दिस इज़ माइनस 1400। मैस कितना है इस कार का कार का मैस हम देखते हैं, ये कार का मैस 1250 बेटा जी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जी 1250 इंटू जी आपके पास बेटा 10 होता है। साइन थीटा की वैल्यू भी गिवन है, पूरे साइन थीटा की वैल्यू 0.12 गिवन है। तो आपने साइन, कुछ बच्चे साइन 0.12 को कैलकुलेटर से निकाल रहे होते हो, भाई पूरा साइन थीटा ही 0.12 के इक्वल है। तो यहाँ पर जस्ट आपने 0.12 इज इक्वल टू 0 और लेफ्ट साइड पे ड्राइविंग फोर्स। तो यहाँ पे बेटा जी आपने कैलकुलेटर उठाना है, -4, ये सारी कैलकुलेशन आप करें तो ड्राइविंग फोर्स आपके पास ये वाली चीज़ ड्राइविंग फोर्स विल बी, ये सारा कुछ आपका कैलकुलेटर मार्किंग आप कैलकुलेटर से निकालें तो मार्किंग स्कीम इसको 2900 बोल रहा है कि ड्राइविंग इन तमाम चीज़ों का रिजल्ट 2900 है। तो ड्राइविंग फोर्स आपके पास आ गई। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है। पावर इज़ ऑलवेज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो मुझे वेलोसिटी चाहिए विच मीन्स पावर डिवाइडेड बाय ड्राइविंग फोर्स होगा। पावर हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, पावर हमें लास्ट पार्ट में 43.5 किलोवाट, आप इसको पहले वाट में कन्वर्ट करो तो ये आपके पास बेटा जी बन जाएगा 43 और 500, 43,500 डिवाइडेड बाई ड्राइविंग फोर्स अभी हमने निकाली दैट इज़ 2900।
तो वेलोसिटी 500 को 2900 से डिवाइड करो तो इट विल बी लाइक 15 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। तो ये वेलोसिटी हमने निकाल दी। देखिए वही कॉन्सेप्ट है, न्यूटन सेकेंड लॉ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, और न्यूटन सेकेंड लॉ को ही आसान करने के लिए मैंने बोला था रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है। माँ वाला जो राइट साइड का सेक्शन है वो एक्चुअली मास टाइम एक्सेलरेशन है। जब भी आप रिजल्टेंट फोर्स लगाओगे अपने क्वेश्चन में देखोगे कहीं कांस्टेंट स्पीड का वर्ड तो नहीं है, कहीं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का वर्ड तो नहीं है। क्वेश्चन के अंदर वो कभी यहाँ पे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का वर्ड बोल दे, इक्विलिब्रियम का वर्ड बोल दे, कांस्टेंट स्पीड का बोल दे, मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो है। when acceleration is zero then mass time acceleration becomes zero, तो RF resultant force is equal to zero. Then write your resultant force and you should know कि resultant force is actually the difference of the driving force minus frictional force. It can be only frictional force. देखो अब यहाँ पर सिर्फ 1400 था, मैं इस FR को पढ़ूंगा कि ये मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स है। नाउ आई रीड इट, क्योंकि ये सिंगल है तो मैं कहूँगा कि ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स 1400 है, ड्राइविंग फोर्स आई, पावर इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर उसने इस क्वेश्चन को इंक्लाइंड प्लेन में कन्वर्ट कर दिया, थीटा की वैल्यू भी बता दी। फिर मैंने लगाया RF, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट है, काइनेमैटिक से रिलेटेड मोशन है, तो मोशन के अंदर एक्सेलरेशन होता है या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ज़ीरो होता है, या तो एक्सेलरेशन होता है या एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। आपने जब भी न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करना है आपने सबसे पहले अपने एक्सेलरेशन का मसला हल करना है कि कांस्टेंट स्पीड रिजल्टेंट फोर्स की राइट साइड ज़ीरो, RF इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर RF इज इक्वल टू ज़ीरो पे फोकस करो। RF इज द डिफरेंस ऑफ द ड्राइविंग फोर्स माइनस, अब मैं इसको बोलूँगा रेजिस्टिव फोर्सेस, क्योंकि आई नो कि इस डायग्राम में रेजिस्टेंस के साथ साथ mg साइन थीटा भी इन्वॉल्व है। तो अब मेरे पास, आप पहले रफ वर्क में चाहो तो पहले से आइडेंटिफाई कर लिया करो कि फ्रिक्शनल फोर्स अकेली इस मोशन को अपोज कर रही है या उसमें वेट का कंपोनेंट भी अपोजिंग फोर्सेस में शामिल है। तो वो अपोजिंग फोर्सेस में बेटा जी शामिल था, तो हमने दोनों को माइनस किया। ड्राइविंग फोर्स से जब आपको ड्राइविंग फोर्स मिले तो पावर का फार्मूला लगाओ बेटा, और पावर का फार्मूला होता है ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी, वी विल गेट आवर वेलोसिटी। तो आगे पार्ट सी में 4 मार्क का क्वेश्चन बेटा जी बना दिया। ऑन अनदर ओकेजन द कार पुल्स अ ट्रेलर ऑफ मास 1600 अप द सेम हिल। अब यहाँ पर कोई ट्रेलर है और कार जो है ना उसके साथ अटैच कर दी गई है। यहाँ पे डायग्राम लाजमी बनाया करो। ये आपके पास थीटा है, तो यहाँ पर जो है ना पहले हम इसको ट्रेलर बना लेते हैं कि भाई ये हमारे पास जो है ना ये एक ट्रेलर है जो कि इसके साथ जो है ना ये कार के साथ अटैच कर दिया जाएगा वाया स्ट्रिंग। अब हमने इसको स्ट्रिंग के साथ गाड़ी के साथ अटैच कर देना है। तो गाड़ी यहाँ पर आपके पास है बेटा जी, गाड़ी के ऊपर जो है ना जी दिस वुड बी आवर कार। तो ये आपके पास जो है ना ये कार हम अपनी जैसी ये हमारे पास मेरी वाली गाड़ी है जी। अब ये गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है। अब इसमें ड्राइविंग फोर्स ही बता दी गई है 5000। तो यहाँ पर लिख दो कि ड्राइविंग फोर्स ही इसके ऊपर जो ऊपर की तरफ खींच रही है वो 5000 न्यूटन है। तो ड्राइविंग फोर्स हमें मिल गई, तो दिस इज़ 5000 न्यूटन। अब रेजिस्टिव फोर्सेस, अब यहाँ पर ये रस्सी जब अटैच होती है, जब स्ट्रिंग को कार के साथ देखोगे तो इसकी टेंशन नीचे की तरफ लगेगी, यहाँ पर टेंशन नीचे। जब ये ट्रेलर के साथ स्ट्रिंग को देखोगे तो इसकी फोर्स राइट पे लगेगी, तो ये टेंशन बन जाएगी। जब कार के साथ रस्सी नीचे लगेगी टेंशन की डायरेक्शन नीचे होगी। ट्रेलर की रस्सी के साथ देखोगे तो टेंशन इसके अपोजिट काम करना शुरू कर देगी। अब इसके साथ रेजिस्टिव फोर्स 1400 है। ये रेजिस्टिव फोर्स जो है ना 1400 नीचे लग रही है, तो यहाँ पर जो है ना 1400 न्यूटन रेजिस्टिव फोर्स भी बोल दो कि ये भी लग रही है। कार का मैस भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, कार का मैस भी अपोज कर रहा है mg साइन थीटा। और फिर जो ट्रेलर है, ट्रेलर के अंदर भी बेटा जी डिफरेंट आपके पास देखो, सबसे पहले आपने अपोजिट फोर्सेस देखना है। ट्रेलर को 300 न्यूटन की अपोजिंग फोर्स है, तो ट्रेलर को जो चीज़ अपोज कर रही है एक वो 300 न्यूटन की फोर्स है।
और ट्रेलर को ट्रेलर का वेट भी अपोज कर रहा है, तो दिस इज एम जी साइन थीटा आल्सो। देखो कार इस ट्रेलर को इंक्लाइंड द प्लेन ऊपर की तरफ लेके जा रही है। ऑन अनदर ओकेजन द कार पुल्स द ट्रेलर ऑफ मास अप द सेम हिल। अब आपने ट्रेलर इसके साथ लगा दिया और ये ट्रेलर जो है ना आपका ऊपर जा रहा है, तो स्ट्रिंग के साथ अटैच किया गया है, तो टेंशन भी फोर्स है, टेंशन भी एक अपोजिंग फोर्स है। तो सबसे पहले देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले आपने अपना लगाना है रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स मास टाइम एक्सेलरेशन। कोई कांस्टेंट स्पीड का चक्कर नहीं है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले मैंने ये वाला फार्मूला अपने ट्रेलर पे लगाना है। अब मैं सबसे पहले ट्रेलर को लिख देता हूँ। आप एग्जामिनर को बताओगे कि ट्रेलर के ऊपर अगर आपने लगाना है न्यूटन का सेकंड लॉ, तो लिख रहे हो कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। ट्रेलर को आगे की तरफ टेंशन लेके जा रही है, तो ट्रेलर का जो मास है वो आप चेक करो। ट्रेलर का मास, पहले रिजल्टेंट फोर्स में ड्राइविंग फोर्स, ट्रेलर की ड्राइविंग फोर्स टेंशन है, तो ये टेंशन स्ट्रिंग के साथ ऊपर जा रहा है, तो टेंशन में से इसकी अपोजिंग फोर्सेस आपको सब्ट्रैक्ट करनी है। तो टेंशन में से एक तो 300 इसकी अपोजिंग फोर्स है, 300 सब्ट्रैक्ट करो। एक इसका वेट एम जी साइन थीटा, एक इसका वेट सब्ट्रैक्ट कर दो। राइट साइड पे ट्रेलर का मास, ट्रेलर का मास कितना है जी हमारे पास 600, मास ऑफ 600, ट्रेलर 600 का है, तो इसका मास बेटा जी 600 इंटू एक्सेलरेशन का हमें पता कोई नहीं है। अब आपके पास एंगल थीटा 0 पॉइंट के है होगा या निकालेंगे, वही सिस्टम है 0.12 ही है, तो आपका एंगल चेंज नहीं हुआ। तो टेंशन माइनस 300। इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ये आपको बेटा जी समझ आ गए, तो फिर आपको रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है वो वाला कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसमें से बेटा मैं 300 माइनस करूँगा, मैस इसका 600 है, 600 इंटू जी की वैल्यू 10 होती है, और मेरे पास साइन थीटा 0.12 है इज इक्वल टू 600 ए। तो मेरे पास जो है ना यहाँ पर बेटा जी एक इक्वेशन बनेगी टी माइनस 300, टी माइनस 300, 600 इंटू 10 इंटू 0.12 कैलकुलेटर से करोगे तो आपके पास जो है ना यहाँ पर ये वाला आंसर कितना आएगा, ये वाला आंसर बताओ ज़रा। 600 इंटू 10 6000 और इंटू 0.12। खिजर ज़रा कैलकुलेशन बताओ, ये 300 माइनस ये कितना है। आप खिजर कर रहे हो लीना, आप भी अपना कैलकुलेटर उठा लो। 600 के बाद क्या लिखा हुआ? 10 mg, 10 है, और इंटू 0.12 720। 720, 300 में 720 ऐड कर दो, तो ये आपके पास हो जाएगा 1020 इज इक्वल टू राइट साइड पे 600 ए है, तो ये आपका 600 ए हो जाएगा। ये हो गया आपके पास पहला ट्रेलर का काम हमारा कंप्लीट हो गया। बेटा जी आपको मैं जो M1 एक ऐसे स्टाइल में पढ़ाऊंगा जो आपने ज़िंदगी भर नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ जो है ना बस समझो कि मैं कर क्या रहा हूँ। फिज़िक्स हमारे साथ, मेरी फ़िज़िक्स की डिग्री का अचार नहीं डालना, उसको M1 के ऊपर अप्लाई कर देना है। तो M1 आपका हर क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट के साथ इंशाल्लाह क्लियर होगा। कार के ऊपर फिर लगाओ, रिजल्टेंट फोर्स हमारी जो है ना ये मास टाइम एक्सेलरेशन होती है। R इंटू रिजल्टेंट फोर्स होता है ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्सेस। तो यहाँ पर अपोजिंग फोर्सेस एक हैं कि ज़्यादा हैं सर, इस पे 1400 भी है और इसका अपना मैस भी अपोज कर रहा है, तो वेरी सिंपल। तो मैं इसका जो मैस है जी अपोजिंग फोर्स इसमें एक 1400 है माइनस कार का मैस जो है ना एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा के अलावा एक और चीज़ भी है जो कार को अपोज कर रही है, इसमें अपोजिंग 3 है, टेंशन, इसको तो आप भूल गए थे। इस कार को 3 फोर्सेस अपोज कर रही हैं, 1400 इटसेल्फ, एम जी साइन थीटा सेकेंड, और टेंशन ऑफ द रोप जो कि कार के साथ अटैच है। तो जो बच्चा इस टेंशन को इग्नोर करेगा उसका भी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो 1400 हमने किया, हमने कहा इसमें से टेंशन भी माइनस करनी है स्ट्रिंग वाली, और एम जी साइन थीटा, एम जी बेटा जी आपके पास है 1250 इंटू 10 इंटू साइन थीटा आपके पास जो है ना
एम जी साइन थीटा आप लगा दें, उसकी वैल्यू तो हमारे पास है, तो साइन थीटा की वैल्यू 0.12 है, तो यू कैन राइट 0.12, इसका मैथ है 1250 और इनटू एक्सेलरेशन। तो ड्राइविंग फोर्स मेरे पास 5000 है। देखो कार के शुरू में ही बताया गया था 5000 ड्राइविंग फोर्स है जो कार को ऊपर की तरफ खींच रही है, क्योंकि आर एफ को आपने हमेशा सोचना है। 7 नंबर के क्वेश्चन बेटा जो हैवी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे। जब भी मूवमेंट हो रही है देयर मस्ट बी द ड्राइविंग फोर्स, आप उस ड्राइविंग फोर्स को आइडेंटिफाई करो और फ्रिक्शनल फोर्सेस को आइडेंटिफाई करो। ये सेम प्लेन के ऊपर, स्मूथ प्लेन के ऊपर तो एक ही फोर्स फ्रिक्शनल होती है, जिसे हम फार्मूले के मुताबिक कभी कभी म्यू आर भी लिखते होते हैं। अगर एक है तो म्यू आर है, लेकिन अगर ज़्यादा फोर्सेस हैं तो फिर तो आपको कंपोनेंट भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कार का जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी 5000 माइनस टेंशन माइनस 1400 माइनस एम जी साइन थीटा। तो 5000 बेटा जी यहाँ पर आप जो है ना ये वाली कैलकुलेशन और ये वाली कैलकुलेशन करें, और माइनस टेंशन भी, ये 5000 है 1400, पहले आप ये करो लेना 1250 इंटू 10 इंटू 0.12, 1250 इंटू 10 इंटू 0.12, और फिर उसमें 1400 भी ऐड कर दें, कितना आता है 3900। 3900 बेटा जी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, माइनस टेंशन इज इक्वल टू 1250। अब 5000 में से 3900 में माइनस कर दूँ तो कितना आंसर आएगा, और 1400 भी था बेटा, 3900 में 1400 भी ऐड करो और फिर उसको 5000 से सब्ट्रैक्ट करना है हमने। 1400 मैंने डाल के 3900 बनाया था। एक दफ़ा फिर चेक करो बेटा, ये कैसे हो सकता है, गड़बड़ हो जाएगी। आपका मार्क्स स्कीम से आंसर उल्टा वो बता रहा है, वो कह रहे हैं ये वाली कैलकुलेशन प्लस, पहले लिखो 1250 इंटू 10 इंटू 0.15 0.12, ये जो आंसर है उसमें 1400 ऐड करो और फिर जो कुछ है उसे 5000 से सब्ट्रैक्ट कर दो, सीधा यूं लिखे 2100। अब तो आपका 2100 बेटा जी बन रहा है, तो दैट्स ओके, यही चीज़ बननी चाहिए। 2100 माइनस टेंशन इज इक्वल टू 1250 ए, तो मेरे पास ये दूसरी इक्वेशन है। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहली इक्वेशन जो हमारे पास ट्रेलर की बनी थी वो भी थी टी माइनस, ये इक्वेशन है फर्स्ट, टी माइनस 1020 इज इक्वल टू 600 ए। तो अब यहाँ पर हम इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखेंगे। अब आराम से यहाँ पर ये चीज़ देखो, t माइनस 1020 इज़ इक्वल टू 600 ए, और यहाँ पर बेटा जी दूसरी हमारे पास है 2100 माइनस टेंशन इज़ इक्वल टू 1250 ए। अब यहाँ पर आराम से देखो, मैं जस्ट इनको ऐड कर रहा हूँ, टेंशन से टेंशन कट जाएगा, 2100 में से 1020 निकालूंगा तो लेफ़्ट साइड पे 1080 बन जाएगा, 1250 में 600 ऐड कर दूंगा तो ये आपके पास 1850 बन जाएगा। ये 1080 है, ए नहीं है, 1080, 1850 एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1080 डिवाइडेड बाय 1850, इन दोनों को डिवाइड करो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0.584। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक यही चीज़ छोड़ दो, एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया। अब उसने हमसे क्या क्या पूछा हुआ था, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द टेंशन, तो एक्सेलरेशन निकाल दिया है। अब हम टेंशन किसी भी इक्वेशन में से जो छोटी इक्वेशन आपको लगे, ये t माइनस 1020 वाली, ये वाली बस निकाल दो, अब इधर से उठा लो टेंशन। अब टेंशन इज इक्वल टू 600 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो आपके पास आया बेटा जी 0.584 प्लस 1020, तो ये वाली कैलकुलेशन करो, 600 इंटू 0.584 प्लस 1020, तो आपके पास टेंशन की वैल्यू आनी चाहिए 1370 न्यूटन। तो दिस इज़ द टेंशन फॉर द सिस्टम। हमने टेंशन भी निकाल दी और हमने बेटा जी एक्सेलरेशन भी निकाल दिया। तो यहाँ पर आपने न्यूटन का सेकेंड लॉ बेटा जी अंडरस्टैंड करना है। न्यूटन का सेकेंड लॉ प्लस जो है ना उसमें रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट, कांस्टेंट स्पीड के साथ उसकी एक्सेलरेशन को भी देखना है। यहाँ तक समझ आया?
दानियाल जी। आपको समझ आया बेटा ये वाला? जी सर। ओके, अब अगला क्वेश्चन भी 4 इसी पे है। ये आपके पास जो है ना, यहाँ पर 20 न्यूटन की फोर्स अगर अलग लग रही है तो यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन अलग आपने बतानी है कि सर यहाँ पर जो है ना देखें टी कॉज, यहाँ पर देखो एक हॉरिजेंटल सिस्टम समझ लो, टी कॉज 26 डिग्री ऐसे लगेगी ये वाली फोर्स ऐसे, और इसके ऊपर जो वर्टिकल फोर्स लगेगी वो टी साइन 26 डिग्री लग जाएगी। इंक्लाइंड प्लेन है बॉक्स के ऊपर। इस इंक्लाइंड प्लेन को अगर हम फोर्सेस में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है ना आपको बेटा आर बनाना पड़ेगा, और इसके बिल्कुल अपोजिट आपको एम जी कॉज थीटा बनाना पड़ेगा। एम जी कॉज थीटा, और इसका वेट जो है ना इसको अपोज करेगा, तो यहाँ पर इसका वेट एम जी साइन थीटा भी आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन 7 नंबर की है। देखो ये क्वेश्चन 7 नंबर का है। एक्सेलरेशन अगर इतना हो तो टेंशन निकालो, 7 मार्क्स। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम पहले वर्टिकल फोर्सेस को अंडरस्टैंड करें कि हमने वर्टिकल फोर्सेस को देखना है, तो वर्टिकल फोर्सेस में मेरे पास आर है, तो यहाँ पर बेटा जी मैं आर लिख दूंगा। आर प्लस जो है ना टी साइन 26 भी मेरे पास जो है ना ऊपर की तरफ ये फोर्स लग रही है, वही वाला इक्विलिब्रियम सिस्टम इज इक्वल टू नीचे एम जी कॉस थीटा। ये आपके पास जो है ना डाउनवर्ड तो 8g, आप इसको 8g कॉस 18 डिग्री बोल सकते हो। g की वैल्यू 10 होती है। ये तो पहली इक्वेशन मेरे पास बन गई। फिर मुझे हॉरिजेंटल फोर्सेस दिखानी है। यहाँ पर 7 नंबर का 13 नंबर का एक क्वेश्चन चला जाता है। तो ये वाले अगर कोई एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया ना तो 40 से नीचे m1 फेंक देता है बच्चे को। तो हमने हॉरिजेंटल फोर्सेस को देखना है। राइट पे जा रहा है तो राइट वर्ड जो फोर्स है वो हमारे पास टी कॉस 26 डिग्री है। अब उसमें से आपने फ्रिक्शन भी माइनस करनी है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन भी मौजूद है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। तो फ्रिक्शन का फार्मूला होता है बेटा जी आपके पास म्यू आर, तो यहाँ पर आप लगा दोगे म्यू आर माइनस एम जी साइन थीटा, तो ये 8g, और इसका जो मैस है वो साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू मैस टाइम एक्सेलरेशन, क्योंकि मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन है, तो एक्चुअली मैंने आर एफ लगाया है। रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, तो रिजल्टेंट फोर्स में मैस राइट साइड के ऊपर आपके पास 8 और एक्सेलरेशन a। फॉरवर्ड फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्सेस, फॉरवर्ड फोर्स राइट पे टी कॉस 26 डिग्री लग रही है, अपोजिंग फोर्सेस माइनस कर दी, तो मेरे पास जो है ना दो इक्वेशंस बेटा जी बन रही हैं। इसको ज़रा सीधा कर लें। आप लिखें टी कॉस 26, टी कॉस 26 माइनस म्यू की वैल्यू 0.65 है, आर आपका एम जी कॉस थीटा होता है, और वो आपके पास 8g का मतलब है 8 इंटू जी 10, तो ये 80 हो जाएगा। और आपके पास यहाँ पर ये कॉस 18 डिग्री बेटा जी आपके पास आ जाएगा, कॉस 18 डिग्री ये बन गया, माइनस टी साइन 26 वर्टिकल कंपोनेंट। अगर यहाँ पर आप ये देखो कि मेरे पास हॉरिजेंटल फोर्सेस, ये इक्वेशन बना लो, इसको आप बोलो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर जो है ना आपके पास 2 है। टी कॉस 26 माइनस म्यू आर में हमने एम जी साइन थीटा ये वाली वैल्यू लगा दी, और आर हमारे पास एम जी कॉज होता है। अब क्वेश्चन के अंदर आओ, ये आपके पास एम जी कॉज है, तो इसका साइन वाला कंपोनेंट एम जी साइन थीटा भी होता है, और स्ट्रिंग है, टेंशन टी भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो यू कैन सिंपली से कि इसमें से हम सर टी साइन 26 भी सब्ट्रैक्ट कर, यहाँ पर देखो ये आपके पास आ जाएगा माइनस टी का कंपोनेंट हमारे पास साइन 26 है, तो टी साइन 26 डिग्री माइनस 80 ये वाला 80 साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू 8। एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0.2, तो यहाँ पर आप 0.2 लगा देंगे। तो यहाँ से इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे कि हमारे पास अगर हमने टेंशन को निकालना है, हमने तो टेंशन को सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पर आप लिखो टी कॉस 26 डिग्री माइनस 0.65 वाली पूरी इक्वेशन आपके पास है।
अब ये t cos 26 प्लस 0, यहाँ पर ये प्लस कर दो, दूसरा कंपोनेंट हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं 0.65 sin 26 टेंशन, और उसमें से आप टाइम कितना रह गया क्लास का 9 मिनट्स हैं। 0.60 sin 26 माइनस जो है ना 52। अब कैलकुलेटर से इक्वेशन में एज इट इज़ देख रहा हूँ, मार्क्स स्कीम वाली कैलकुलेशन। अब आपने खुद ये cos 18 वगैरह ये सारी चीज़ें 80 sin 18 इज़ इक्वल टू 1.6। अब आपने टेंशन को सब्जेक्ट बना के एक ही इक्वेशन अपनी बनानी है। ऊपर आपके पास जो है ना ये 1.6 है, 1.6 प्लस 52, आपने इसको ख़ुद से सॉल्व करना है और इस इक्वेशन को चेक करना है। अगर इसमें कोई गलती आ जाए तो फिर मैं उसको ठीक करके दूंगा। तो 80 sin 18 डिवाइडेड बाई, सीधा टेंशन की वैल्यू आपके पास आएगी अगर आप इसको cos 26 डिग्री से डिवाइड कर दें और प्लस 0.65 sin 26 से। ये कैलकुलेटर से अगर आप डिवाइड करें तो टेंशन की जो वैल्यू आपके पास कैलकुलेटर देगा वो 64.0145, लेकिन आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर छोड़ना है, 64.0 न्यूटन। तो टेंशन हमारे पास यहाँ पर निकल आएगी 64.0। ये 7 नंबर सिर्फ इन कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के होते हैं कि बच्चा यहाँ पर स्टक होगा, तो आपने यहाँ पर जो साइमल्टेनियस बच्चे करते हैं ना वो मज़ीद फंस जाते हैं, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है। प्लस माइनस वाली जो टेक्निक सिखाई है ना, इसको फॉलो करो, 2-3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करो तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ये वाले 7 नंबर आप आसानी के साथ सिक्योर करोगे। अब इनिशियली ब्लॉक आपका रेस्ट में है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक ड्यूरिंग द 4th सेकेंड ऑफ द मोशन। अब s इज इक्वल टू यू टी आपके पास फार्मूला है, 4 सेकेंड है, तो पहले t हमारे पास 3 सेकेंड होएगा और फिर जो है ना t जो है ना आपके पास 4th सेकेंड होगा। तो फार्मूला लगा दें पहले, s इज इक्वल टू यू टी इक्वेशन होती है हमारे पास, और हाफ AT स्क्वायर। तो s पहले 3 पे निकालो, u 0 है तो ये ख़त्म हो गया, तो 1/2 इंटू एक्सेलरेशन ऊपर 0.2, तो टाइम पहले 3 सेकेंड पे निकालना है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आपके पास आएगा वो 0.9 मीटर आ जाएगा 3 सेकेंड पे। फिर आपने डिस्टेंस 4 सेकेंड पे बताना है, तो u तो वैसे 0 है, तो 1/2 इंटू 0.2 इंटू टाइम की जगह पे 4 और उसका स्क्वायर, तो S4 आपका 1.6 मीटर आएगा। तो इनका जो डिफरेंस होगा वही डिस्टेंस होगा आपका, इनका जो डिफरेंस होगा, ये क्वेश्चन हमने पहले भी इस तरह का किया हुआ है, 1.6 मीटर माइनस जो है ना आपके पास 0.9 है, तो द डिफरेंस इज़ 0.7 मीटर। तो 0.7 मीटर इज़ द डिस्टेंस एट द 4th सेकेंड। पहले अलीना अगर आपको याद हो तो हमने किया था वो 3rd सेकेंड पे, तो हमने तीसरे सेकेंड और दूसरे सेकेंड का निकाल के उसका डिफरेंस निकाला था, तो फिर वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड है यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, अ पार्टिकल मूव्स ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। तो अब आपके पास ये कैनीमेटिक्स का बन रहा है 5 नंबर का, स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने स्केच करना है वैल्यूज़ को देखते हुए। टाइम हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है, तो पहले तो यहाँ पर 5 नंबर का है वेलोसिटी का, पहले आपने यहाँ पर स्केच दिखाना है, फिर उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, फिर जाके हमारे पास ये वेलोसिटी है इन मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर आपके पास बेटा जी होगा टाइम इन सेकंड। m1 को अच्छा खासा कंपोनेंट समझो। अब देखो एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन है, तो मुझे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी मिलेगी, पहले तो मैं उसकी इंटीग्रेशन करूँगा, तो ये मेरे पास 12 माइनस जो है ना ये 2t है, और साथ इसके dt लगा दो। इसकी पहले इंटीग्रेशन करो, 12 की इंटीग्रेशन 12t होगी माइनस जो है ना आपके पास ये आ जाएगा 2t का स्क्वायर ओवर 2 प्लस c, तो ये आपके पास जो है ना c के साथ आ गई, तो दिस इज़ योर 12t माइनस जो है ना t स्क्वायर एन प्लस c। दिस इज़ द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। तो अब यहाँ पर c की वैल्यू निकालनी है। अगर टाइम 0 है
और वेलोसिटी हमें उसने -20 बताई हुई है। तो v की वैल्यू आपके पास -20 है, तो यहाँ पर आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे। वेलोसिटी की जगह पे -20 पुट कर दो, 12 इंटू टी की जगह पे 0 पुट कर दो, ये 0 सारा कुछ ये 0 प्लस c, तो c का आंसर आ रहा है बेटा जी आपके पास -20, c -20 है। अब आप वापस इक्वेशन लिखो, इक्वेशन ऑफ कर्व की तरह। तो अब आपके पास जो वेलोसिटी की इक्वेशन है वो हमारे पास -t का स्क्वायर, देखें c की वैल्यू आ गई हमारे पास -t का स्क्वायर प्लस 12t और c की वैल्यू -20 है। तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मेरे पास बन गया। जब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बन जाए तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर आप लिख दो कि फॉर वेलोसिटी मैक्सिमम, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स ज़ीरो होगा। तो मुझे अब इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव जो है ना आपके पास जो है ना 12 ख़त्म हो जाए, ये 12t का 12 ही बनेगा और आपके पास -2t एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो 2t इज़ इक्वल टू 12, तो t इज़ इक्वल टू 6 सेकेंड। तो मुझे यहाँ पर टाइम भी मिल गया। जब वेलोसिटी होगी तो v मेरे पास टाइम 6 सेकेंड है, तो एक टाइम आप नोट कर लो, मेरे पास 6 सेकेंड टाइम बन चुका है। अब उसके बाद वेलोसिटी निकालनी है जब टाइम 6 होगा। जब टाइम आपके पास 6 है, -t का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर होगा प्लस 12 इंटू 6 -20। तो यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। जब t आपके पास 12 है, अगर दूसरा टाइम 12 उसने यहाँ पर आपके पास ये देखें 12 सेकेंड उसने बोला हुआ है। अब मैं 12 सेकेंड लेकर उसका ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, फिर ग्राफ को प्लॉट कर दूँगा। टाइम अगर 12 हो तो वेलोसिटी हमारे पास ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, दिस वुड बी -12 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 12 -20। तो कैलकुलेटर से यहाँ पर वेलोसिटी आपके पास हुई -20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। जब वेलोसिटी ज़ीरो हो, उसने कहा है कि 0 से लेकर 12 तक टाइम हो, तो अब आप कहेंगे कि भाई जब रेस्ट में चला जाता है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे चला जाता है, तो जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो आपके पास टाइम कितना आएगा। तो -t का स्क्वायर प्लस 12t -20 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मिड टर्म ब्रेकिंग कर दो, तो यहाँ पर t -10 इंटू t -2 आएगा आपके पास। तो t के यहाँ पर दो फर्दर आंसर आएंगे, t 2 सेकेंड और t आपके पास बेटा जी 10 सेकेंड आएगा। अब वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करेंगे। वेलोसिटी अगर पहली देखो हमारे पास वेलोसिटी -20 निकली है ज़ीरो पे, तो -20 सेकेंड यहाँ पे प्लॉट करो। यहाँ पर आपके पास जो है ना ये 2 सेकेंड का टाइम है, तो 2 सेकेंड। मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास -20 और 16 थी, तो यहाँ पर आप 16 लिख दो। अब ये वाला ग्राफ आपके पास जो है ना ये ऐसे जाएगा, ऐसे कैनीमैटिक्स वाला ग्राफ 16 तक मूव करेगा। अब फिर यहाँ पर हमारे पास 10 सेकेंड्स थे, तो वेलोसिटी फिर वापस जो है ना ये 10 सेकेंड से नीचे आएगी ऐसे। 12 सेकेंड यहाँ पर उसने 12 सेकेंड पूछा हुआ है, तो ये आप नीचे ऐसे लेकर आओगे। तो यहाँ पर आपके पास ये वाला ग्राफ आपके पास बन जाएगा जो कि 5 मार्क का ग्राफ है। तो कैनीमैटिक्स का ग्राफ प्लॉट करके इसके पार्ट 2 में आपको पता है 5 नंबर का फिर इंटीग्रेशन का डिस्टेंस पूछेगा, क्योंकि आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल्ड होता है उसका फार्मूला लिखो। देखो हर पेपर में हर कंपोनेंट के अंदर एक मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है, तो यहाँ पर M1 के अंदर जो है ना किसी को काइनेमैटिक्स आसान लगती है, किसी को काइनेमैटिक्स मुश्किल लगती है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड आपको पता है, वो हमें पता है एरिया अंडर द ग्राफ होता है। तो यहाँ पर मैं एरिया अंडर द ग्राफ लूँगा। अब क्योंकि कुछ हिस्सा मेरा जो है ना एक्स एक्सिस के नीचे है, जहाँ पर एक्स एक्सिस के नीचे होंगे वहाँ पर आपका एरिया नेगेटिव होगा। याद रखें, इंटीग्रेशन से पहले आपने 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेशन के बाहर नेगेटिव साइन लगाओ। रिमेंबर दिस। ये मेरे पास 0 से लेकर 2 तक चला गया, तो यहाँ पर जो है ना मैंने यहाँ पर ये लिखना है कि दिस इज़ टी स्क्वायर -t स्क्वायर प्लस जो है ना दिस इज़ माई 12t -20
इसकी मैंने इंटीग्रेशन करनी है। अच्छा, एरिया बिलो द एक्सिस इज ऑलवेज नेगेटिव बट इट शुड बी नोन, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन बिलो द एक्स एक्सिस एरिया जो है ना आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो 2 से लेकर 10 तक जो लिमिट आपकी बनेगी उसके ऊपर फिर इंटीग्रेशन हम करेंगे। नेगेटिव टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12t हो जाएगा, -20 हो जाएगा, और प्लस जो है ना लास्ट में जो हमारे पास होएगा वो फिर बिलो द एक्सिस है तो उसके बाहर नेगेटिव लगाओ, यहाँ पर जो है ना 10 लगाओ, और यहाँ पर बेटा जी आप 12 लगाओ। तो यहाँ पर आपके पास जो है ना ये माइनस नेगेटिव टी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12t हो जाएगा, -20 और dt होगा। ये 3 इंटीग्रेशंस करनी है आपने मॉडुलस के साथ। यहाँ पर पहले माइनस, तो यहाँ पर जो है ना आपने ये वाला लगाना है, उसके बाद जो है ना फिर आपने प्लस करना है। तो इसकी लिमिट 0 से लेकर बेटा 2 लगानी है, यहाँ पर फिर मॉडुलस आपने लगा देना है, और यहाँ पर आपकी इंटीग्रेशन जो होगी वो 2 से लेकर 10 तक होगी, और फिर माइनस लगाना है। यहाँ पर जो मॉडुलस होगा उसकी लिमिट आपने 10 से लेकर 12 तक लगानी है। तो पहली इंटीग्रेशन मैं आपको करके दे देता हूँ, बाकी इंटीग्रेशन सेम फंक्शन की सेम ही होएगी। तो माइनस जो है ना दिस इज टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, प्लस जो है ना बेटा जी आपके पास आ जाएगा 6t का स्क्वायर -20t। तो सब की यही सेम है, तो माइनस जो है ना टी क्यूब ओवर 3 प्लस 6t का स्क्वायर -20t, और here it is also t cube minus ये 3, the same integration, plus here it is a minus 6t का square -20t. Now put upper limit, lower limit, and get the final answer. I am writing the final answer for the distance, that is 123 meter. This is the total distance covered, total distance. You have to prove this answer. Question number 6. There is an inclined plane again for body A. So there is a tension. Apply tension over here. So here it is a tension T. Here it is a tension T. Here it is a tension T. So here body is coming down. Here the body is moving up. This is of 6-mark question. So write for body A movement. For body A, our tension is 4 gram. For body A, our tension is 4 gram. And 4 gram, sorry, tension is 4 into G. G is the gravitational acceleration. So this would be 40 Newton. And our R is mg cos theta. Mass is 3 into G. G is 10 into cos theta. Cos theta mean cos 30 degree. So you can get cos in terms of this. So 15 under root 3, then Newton is our value for R. So tension is, we can say this is mu R plus 3G. 3 into 10 into sine 30. 3 into 10 into sine 30. This is sine 30, and which is equal to tension. So mu is, now we want to get our mu. Mu must be 40 because tension is 40. 40 minus 30 into 1 by 2 divided by 15 under root 3. So our mu will be like 0.9623 significant figures. Part B, it's again 6-mark question. So there is an inclined plane. Distance, use energy method to find the speed of the particle. This is 1 meter. The distance is 1 meter. If it is 1 meter, the other distance moved by the body till here, like this, and like this. So this is x. So it is x plus x sine 30, x sine 30 degree. So it will be like x plus x by 2 equal 1, and you want to get your x. This is 2. 2x plus x is equal to 1.
So 3 by 2x and x is equal to 2 by 3. Initially at point A, potential energy is mgh, 4 into 10 into x, and x is 2 by 3. So 40 into 10 into 2 by 3. That is 80 by 3. At B, no kinetic energy. That is initial stage. Initially. Here. Finally, kinetic energy at A. That is half mv square. This would be 2v square. And potential energy at B, mgh, 3 into 10 into sine 30. So this is 10 joule. So kinetic energy equals 1 by 2 into 3 into v square. So the final formula energy method is initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. So look, initial mechanical energy, that is 80 by 3, that is equal to final mechanical energy. This is 2v square plus 3 by 2 v square plus 10. So it is 80 by 3 minus 10 is equal to 3 by 2 plus 2v square will give you 7 by 2 v square, and it is on the left hand side is 50 by 3, that is 7 by 2 v square, and our v is 2 into 100. This is 100 over 21 and it is under root, and this is 2.18 meter per second. So this velocity is 2.18 meter per second. So this is the end of this paper.